इस तरह एम या डब्ल्यू अलग अलग आकृतियां हैं। उस समय जो सभ्यता के लोग थे उन्होंने इसको देखा, जाना, समझा, उनके अगल बगल में जीव जंतु जो पशु पक्षी थे उनसे इसको मिलाते हुए इसका नामकरण किया और आकृति के रूप में कल्पना में लाया। ये तारों का समूह, स्टार्स का ग्रुप जो एक पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। नक्षत्र मंडल, तारा मंडल जब सभ्यताएं प्रारंभ हुई 32 की संख्या में थी। टॉलोमी नाम के फिलोसोफर ने इसको 42 तक लेके गए और आज के आधुनिक युग में ये संख्या जो है 88 हो गई। ये सारी चीजें चल रही थी तो भारत में भी इसकी बातें हो रही थी। भारत में यानी अपना जो यहाँ का सिस्टम है, उन्होंने बताया कि हमारे सोलर सिस्टम का मुख्य सूर्य यानी सौर मंडल का मुख्य सूर्य सन और इसके जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो विशिष्ट नक्षत्र मंडलों से होकर गुजरते हैं। उसका नामकरण किया उन्होंने राशियों के रूप में। यहाँ देखेंगे आप सेक्रेटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, पिसेस मीन राशि, एरीज मेष राशि, ऐसे करके उन्होंने बताया कि राशि 12 होती है। वैसे तो एक्चुअल में 13 नक्षत्र मंडल होता है, 13 नक्षत्र मंडल कॉन्स्टेलेशन वहां से होता है, इससे हमारे ग्राफ गुजरते हैं। लेकिन 12 को लिया गया, पूरा आकाश मंडल 60 डिग्री को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। यदि आज की रात, आज की हम बात करें तो आकाश में आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका शनि ग्रह कुंभ राशि में, शनि ग्रह लिंक प्लैनेट, शनि ग्रह कुंभ राशि में दिखाई दे रहा है। ये विजिबल है, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि अभी जैसे शाम होगा बाहर निकलेगा आप लोग, वहां पूर्वी आकाश में देखेंगे बहुत चमकीला तारा जैसा आपको दिखाई देगा, बहुत ब्राइट होगा, स्टार जैसा आपको महसूस होगा पूर्वी आकाश में, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्टर्न डायरेक्शन में। वो आपका बृहस्पति ग्रह है, सोलर सिस्टम सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। फर्स्ट टाइम गैलीलियो ने इसको देखा था तो अपने टेलीस्कोप की हेल्थ, उसमें 4 मून्स भी इसके दिखाई दिए थे, आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, जो गैलीलियन मून के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे पूर्व दिशा से उदय होते हैं, पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। और इन सारे नक्षत्र मंडलों का जो नक्षत्र मंडल है पूर्व से उदय होकर पश्चिम अस्त होते हैं। उदय होना है, राइज होना, सेट होना, सब फिक्स है। किस महीने में आना है, किस महीने में डूब जाना है, सब कुछ फिक्स है। हमारे जो पूर्वज थे वो इस नक्षत्र मंडल का कॉन्स्टेलेशन का अच्छा ज्ञान था, इनकी सहायता से वो खेती बाड़ी किया करते थे, अपने दैनिक कार्य, मासिक कार्य भी संपन्न किया करते थे। आप लोग किसी न किसी राज्य के, किसी न किसी जिले से, किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी मकान नंबर से आए होंगे, वो आपका रोड मैप का सड़क का नक्शा है। उसी तरह इस आकाश में कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट खगोलीय पिंड कहाँ है आपको बताना, तो आप बताएंगे कि इस कॉन्स्टेलेशन में, इस नक्षत्र मंडल में, इस स्टार के पास, जैसे हम सबका नाम होता है उस तरह सारे स्टार्स का जो काउंटिंग में है, जो जाना जाता है, उसका नेमिंग क्या होता है, तो आप बताएंगे उस स्टार से इतने डिग्री एंगल पे ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट खगोलीय पिंड मौजूद है। पूरे आकाश में तेजी से घुमा देना। उत्तर दिशा में देखेंगे एक स्टार जो अपनी जगह पे फिक्स है, ये पोल स्टार, पोलैरिस ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर कई सारी कहानियां, मूवीज बनाई गई है। वैसे तो जितने भी नक्षत्र मंडल कॉन्स्टेलेशन है सबके ऊपर कहानियां बनाई गई हैं। कहानियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आप उसको याद रख सकें, आने वाली पीढ़ी को बता सकें। ये 7 स्टार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इंग्लिश की किताबों में लो शाइन या क्वेश्चन मार्क शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदी की किताब में प्रश्नवाचक चिन्ह की बात कही गई है। उत्तर दिशा में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 2 स्टार डूबे और मेरा हमेशा इस स्टार को पॉइंट करता है, ये है पोल स्टार, ध्रुव तारा। इसको आसानी से आप इसकी सहायता से देख सकते हैं। उत्तर दिशा में आसानी से आपको दिखाई देगा। इसका इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ है, तो आज की जैसे कितना है, फिर कभी मुलाकात होगा तो आगे चीजों को बताएंगे। एक स्कूल है जिया एकेडमी गोरखपुर, जहाँ की बच्ची ने जो शो चलने जा रहा है उसको वॉइस ओवर किया है, आवाज दिया है। विशेष रूप से धन्यवाद उस स्कूल को जो अपने बच्चों को इस तरह से, और हम लोग मौका देते हैं स्कूल्स को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को, सब लोगों को हम लोग के साथ आए, रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, जो भी उनसे हो पाएगा हम लोग के साथ काम करें, जिससे कि भारत हम लोग एक आगे सिस्टम में ले जाए अपने स्प्रेड में। भारत की पहली कंपनी होने के नाते भी गोरखपुर से है, एक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग जितना ज्यादा इसको प्रमोट कर पाए। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। धन्यवाद। पौष्टिक किरणें हमारे ग्रह को अंधेरे से बचाती हैं और गतिविधियों का आश्चर्यजनक खेल शुरू करती हैं। इसके अस्त होते ही हमारे ग्रह पर अंधेरा छा जाता है। रात का आकाश देखने में सुंदर किंतु रहस्यमयी है। इस आकाश में ग्रह और तारे अटखेलियां करते हैं।
विज्ञान परिसर से संबंधित हैं, जो हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा को बनाते हैं। हमारी आकाश गंगा एक सर्पिलाकार मंदाकिनी है जो 1,50,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। हमारी इस मंदाकिनी में लाल रंग की धूल का गुब्बारा तारों की जनस्थली है। इस मंदाकिनी में विभिन्न विभिन्न रंगों के तारे दिखाई देते हैं। ये रंग इनके तापमान को प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग का तारा कम तापमान को प्रदर्शित करता है। नारंगी और पीला उससे ज्यादा तापमान तथा नीला और सफेद सबसे कम तारा होता है। इस आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है और इस सौरमंडल में क्रिया पर जो जीवन को सजोए हुए है। जिस पर जल के सागर और ऑक्सीजन युक्त वातावरण है। सौरमंडल में पृथ्वी के 3 ग्रहों के लिए उपयुक्त है। चलते हैं अब हम सब समय यात्रा पर आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, जहां ब्रह्मांड में सिर्फ एक अपरिभाषित घनत्व वाला बिंदु था। हमारे ब्रह्मांड का जल एक अविश्वसनीय गति से फैलने वाली ऊर्जा के कर्म में किसी बिंदु के विस्फोट से गया। एक सेकंड के छोटे अंश के बाद ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रति कण के रूप में बदल गई। कार्क नामक छोटे कणों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया। यह पहले परमाणु बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुक्त होते हैं। परमाणु बदले में तारे और आकाश गंगाएं बनाते हैं। आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का भी निर्माण हुआ था। आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को, जहां हमें सूर्य और बृहस्पति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय के साथ साथ हमारा सौरमंडल परिपूर्ण हो जाता है, जिसमें 8 ग्रह के साथ 12 ग्रह, ग्रहिकाएं तथा असंख्य धूमकेतु हैं। पृथ्वी जीवनदायिनी ग्रह ये पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है जहाँ जीवन मौजूद है। पर जीवन कहाँ से आया? इसके कई सिद्धांत हैं, पर हम मान के चल रहे हैं कि जीवन की मौलिक इकाई कहीं दूर से चलकर आई होगी तथा हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरी होगी। जहां सूर्य के प्रकाश, जल और अन्य तत्वों की उपस्थिति में पहले एक कोशीय जीव का जन्म होता है, फिर कोशिका विभाजन से बहुकोशीय जीव का जन्म होता है। और फिर इंसान का जन्म होता है। जब से मानव जाति पैदा हुई, तब से विस्मय की ढेर सारी दंतकथाएं रचाई जाती रही। हमारे पूर्वजों को नक्षत्र मंडल का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे प्राथमिक अवलोकनों से कुछ सरल पद्धतियां ज्ञात हैं, जिनके माध्यम से सबसे पहले कैलेंडर बनाए गए। वार्षिक श्रृंखलाएं समझे जाने पर किसी एक वस्तु का निर्माण हुआ और पुरानी संस्कृतियां विकसित हुई। उसी दौरान आकाश के पहले मानचित्र बनाए गए, इसमें चमकदार तारों को राशियों में बांटा गया। इन मानचित्रों ने नौ संचालन को बढ़ावा देकर अन्वेषण और व्यापार का विकास किया। लेकिन पहले खगोलविदों को आकाश में दिख रहे ग्रहों को बनाए रखने वाली संरचनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन पहले खगोलविदों का दृष्टिकोण दंतकथाओं से जुड़ा हुआ था।
से अलग करने की दिशा में पहले कदम उठाए थे। उन दिनों के बुद्धिजीवियों जैसे पाइथागोरस, इराटोस्थेनेस, अपोलोनियस तथा टॉलेमी आदि ने वैज्ञानिक रूप से खगोल विद्या पढ़ाई और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए प्रणालियां भी बनाई। हमारे ग्रह के चारों ओर खगोलीय पिंडों के विचरण देखकर प्राचीन ग्रीक खगोलविदों ने खूब केंद्रित प्रणाली बनाई, जिसके ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी थी। अरिस्टार्खस पहले यूनानी खगोलविद बने जिन्होंने सूर्य केंद्रित प्रणाली प्रस्तावित किया, पर उनकी राय कई शताब्दियों तक नजरअंदाज की गई। 16वीं शताब्दी में ही कोपरनिकस और केपलर जैसे खगोलविदों ने अरिस्टार्खस के मत का समर्थन किया। डेनमार्क के टाइपो ब्रेहे के अवलोकनों को गणित के साथ बुनने पर सौर केंद्रित प्रणाली प्रबल हो उठी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। परंतु सन 1609 में खगोल विज्ञान में वाकई क्रांति हुई, जब गैलीलियो पहले खगोलविद बने जिन्होंने दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भू केंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया। आज खगोलविद बड़े बड़े टेलीस्कोप को अत्याधुनिक उपकरणों से जोड़कर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में लगे हैं। तारे विभिन्न प्रकार के ग्रह के किस्म के होते हैं, पर उनमें से कोई भी हमेशा कभी नहीं रहता है। उनकी आयु लाखों साल तक होती है। उनके घर समाप्त हो जाने पर उठाया जाता है। अक्सर उनकी मृत्यु प्रचंड रूप से होती है। उनके अवशेष होते हैं अजीब सूर्य धोनी तारे, न्यूट्रॉन तारे अथवा कृष्ण विवर या ब्लैक होल्स। तारे आमतौर पर झुंडों में पाए जाते हैं, जो दो तरह के होते हैं, गोलाकार झुंड तथा खुले झुंड। गोलाकार झुंडों में तारे गुरुत्वाकर्षण से संगठित गेंद के रूप में केंद्रित रहते हैं। झुंड के अंदर तारे कहाँ स्थित हैं, इस जानकारी से हम तारों की उम्र की पता लगा सकते हैं। इससे खगोलविद उनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ये झुंड गैलेक्सीज के अंदर समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ बड़ी बड़ी सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में 30,000 तक गोलाकार झुंड निवास करते हैं। खुले झुंडों में कम तारे पाए जाते हैं और वे सब एक ही आयु वर्ग के होते हैं। खुले झुंडों के तारे गुरुत्वाकर्षण से उतने बड़े नहीं होते हैं। आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाते वक्त अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे ही अपने काम खो लेते हैं। लेकिन खुले झुंड कुछ लोगों साथ रहते बने होते हैं। तारों के बीच स्थित धूल और गैस के विशाल बादल जिन्हें हम निहारिकाएं कहते हैं। इन निहारिकाओं की गैस में शामिल है हाइड्रोजन, हीलियम और अनआयनिक गैसेस। निहारिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: रिफ्लेक्शन अथवा विपरीत निहारिकाएं, एमिशन अथवा उत्सर्जन निहारिकाएं तथा डार्क अथवा श्याम निहारिकाएं। अगर परिस्थितियां सही है तो ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते जाते हैं, जब तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन से सुलगकर नए तारे जन्म ना ले लें। सृष्टि की यह महान क्रीड़ा आज तक चल रही है। ग्रहीय निहारिकाएं एक तरीके की उत्सर्जन निहारिकाएं हैं। हमारे सूरज की तरह के तारे जब विकसित हो अपनी बाहरी परतें खोलकर सफेद पौने तारे बन जाते हैं, तब ऐसी निहारिकाओं की रचना होती है। सुपरनोवा के अवशेष एक अन्य प्रकार की निहारिकाएं होती हैं, जो अंतर तारकीय अंतरिक्ष को जीवन के लिए अनिवार्य भारी पदार्थ से समृद्ध बनाती हैं। ये अवशेष भारी तारों के असाधारण अंत की आखिरी निशान है। हमारे बीच में आ रहा है ब्रह्मांड का राक्षस। हम इंसान भोजन के रूप में फल, फूल, रोटी, चावल खाते हैं, किंतु ये महादानव तारे और ग्रह को धूल में बदलकर निकल जाता है, समय को भी धीमा कर देता है। इस ब्रह्मांड के राक्षस का नाम है ब्लैक होल। इससे प्रकाश में भाग नहीं सकता है और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह इस तरह का सब कुछ कर पाता है कि पास आने वाले सभी पदार्थ निकल लेते हैं और इस प्रकार अपना भार बढ़ाते हैं। ब्लैक होल में पड़ने वाले पदार्थ उनके चारों ओर एक अनुवृत्ति मंडल बनाते हैं।
होती है कि इससे एक्स-रे और गामा किरणें निकलती हैं। मध्यम पैमाने वाले तारों का अंत न्यूट्रॉन तारों को जन्म देता है। ये बहुत ही तेज गति से घूमते हैं और उनके विकिरण आसानी से तभी देखे जा सकते हैं जब वे पृथ्वी की ओर आते हैं। इस प्रकार उनकी चमक में समय समय पर परिवर्तन होते हैं और इसलिए हम उन्हें पल्सर कहते हैं। हम जुड़वे तारों को भी देखते हैं जो एक दूसरे के बहुत पास होते हुए बेहद परस्पर प्रभाव डालते हैं। यदि इनमें से एक तारा बहुत घना न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल है तो पास आने वाले तारे से पदार्थ दूसरे घने तारे की ओर खिंच जाता है। धीरे धीरे हम ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहे हैं। यहाँ दो बारीकी तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए करीब आ रहे हैं। इस नजदीक आए तारों के बीच अचानक जोरदार टक्कर होता है जिसका परिणाम प्रचंड सुपरनोवा विस्फोट होता है। इनसे भी मिले लेकिन अधिक प्रभावशाली है तो ब्लैक होल का टकराव। ये ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड प्रक्रिया है और इनसे कल्पनातीत मात्रा में अनोखी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण विकिरण के रूप में निकलती है। हर ब्लैक होल का एक सीमा होता है जिसको पार करने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता है, जिसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। देखिए, एक तारा इस इवेंट होराइजन को पार करते ही धूल में बदल के इसमें समा जाता है। हमारे आकाशगंगा में बहुत सारे ब्लैक होल हैं। हो सके उसमें एक सूर्य का भी पीछा कर रहा हो, और एक दिन ऐसा आए तो उसमें से हम लोगों को भी मिल जाए। देखने वाला हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ खतरों से भरा पड़ा है। तो जाने क्या होता है? हमारी सबसे नजदीकी मंदाकिनी एंड्रोमेडा बड़ी तेजी से हमारी आकाशगंगा की तरफ आ रही है। एक दिन ऐसा आएगा इसका जोरदार टक्कर हमारी आकाशगंगा से होगी। वैसे तो मंदाकिनियों की ज्यादातर टक्कर खाली चल जाती है, किंतु यदि कहीं ये टक्कर आमने सामने की हो गई तो चारों तरफ विनाश हो जाएगा, एक महाप्रलय होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य का निधन समाप्त हो जाएगा। यह एक विशाल लाल रूप धारण करेगा और इस दौरान अपनी मृत्यु को जाता सूर्य पृथ्वी को लेकर जाएगा। अपने अंत के साथ हम लोग का भी अंत करेगा। इस तरह की खगोलीय अनहोनी से बचने के लिए वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। हो सके भविष्य में कुछ ऐसी मशीन बन जाए जिससे हम समय यात्रा कर सकें और बहुत कम समय में किसी दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन बचा पाए। जो पृथ्वी हमें जीवन देती है, जो हमारे लिए मां है, हम एक दिन उसको छोड़कर चलेंगे नए सौर मंडल की तलाश में जीवन बचाने के लिए। वैज्ञानिकों द्वारा अभी इस तरह की कोई मशीन विकसित नहीं की गई है। इधर हम इंसान अपने गलत कार्यों से अपनी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं। हमारी धरती बुखार से पीड़ित है और हमें इसके लिए दया भी नहीं आ रही है। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह पृथ्वी एक मृत ग्रह बन जाए।
जाए और हम सबका विनाश हो जाए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं और अपने इस प्यारे ग्रह पृथ्वी को बचाएं।